नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है और बीजेपी को संकेतों की सियासत में महारत हासिल है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे विपक्ष अक्सर क्लीन बोल्ड हो जाता है। शायद इसलिए इन दिनों तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ज्यादा परेशान है, जिसके मद्देनजर उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की। ये मीटिंग लोकसभा सीटों के परिसीमन पर की गई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। बीजेपी समेत दूसरी कुछ पार्टियां इस बैठक से दूर रहीं। इधर बिहार में भी बैठकों का दौर जारी है। चुनावी साल में बिहार का पारा हाई है। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार को 2 बार उन्होंने सीएम बनाया है। दरअसल वो विधानसभा में नीतीश कुमार के उस भाषण को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया है। वैसे इस लड़ाई में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। तो क्यों विपक्ष में मचा है बवाल? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एम.के. स्टालिन जितना परेशान है, क्या मतलब किस बात से वो इतना डिलिमिटेशन से परेशान है? देखिए, एक तो एक कहते हैं ना, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है तमिल लोगों के साथ, द्रविड़ लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी संख्या, भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है इसको रोक लेना। जब आपको कोई चीज मालूम है कि आपके हैसियत की बाहर की चीज है तो आप उसके बावजूद उसमें कूदते हो, इसका मतलब है कि आप उस चीज को रोकने के लिए नहीं, कुछ और चीज के लिए आप सारा प्रपंच कर रहे हो। वही पुरानी घटिया चीजें। भाई कोई हिंदी इम्पोज नहीं कर रहा आपके ऊपर, लेकिन आपने हिंदी शुरू कर दिया। वो एक पागल आदमी जमानत जब्त पार्टी का, जो कमला हसन, वो भी कूद गया। भाई जो काम नहीं आता मत करो ना। और वैसे ही वैसे बेवकूफ पार्टियां वहां पे जो पहुंच गई स्टालिन के पास। अरे भाई तुमको ही चूना लगा रहा है, ये तुम्हें ही चूना लगा रहा है। आपकी राजनीति खत्म हो रही है और डर लग रहा है कि किस तरीके से आज से 15-20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के तमाम राज्यों में थी जी। 7%, 8%, 10% वोट लाती थी, और 10 साल में ऐसा इन लोगों ने खेल बदला कि मुख्य पार्टियां बन गई। तो उसको यह भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर ये हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, इतिहास के ऊपर जो नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं, ये द्रविड़ आर्यन सारी चीजें, और खास करके यूथ वो तंग आ गया इस तरह की नैरेटिव से। तो आप क्या करेंगे? आप फिर वही वापस बैक टू स्क्वायर वन, वो एक हल्का सा एलिमेंट दिल्ली के खिलाफ, हल्का सा एलिमेंट सेशनिज्म का। तो इन भाई साहब लोगों को बताना जरूरी है कि ये सब टाइम जो है वो चला गया। 50s 60s का दौर था जब दुनिया में कोई सेशनिज्म का मूवमेंट वगैरह करके कहीं कहीं कुछ एक दो जगह 99% तो नहीं, तो आप इस तरह की राजनीति को हवा दे सकते हैं। आजकल लोगों का परसेप्शन भी बदला है, चीजें भी बदली है, और सब कुछ बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी दमड़ी बचाने के लिए। अभी 4 ईडी का छापामारी पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर, इनके सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो बदलती हुई राजनीति में सबसे ज्यादा दबाव में स्टालिन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, क्या वो मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग थोड़ी नहीं थी, ये डीएमके की मीटिंग थी और एआईएडीएमके को उसमें शामिल किया गया। और तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियां थी उसमें, कांग्रेस थी, कमल हसन की पार्टी थी, पिछली बार चुनाव में भी उसने प्रचार किया था, मिला कुछ नहीं। उसने ऐसे ही प्रचार किया, इसको एक सीट भी नहीं दिया, राज्यसभा भेजने की बात की, वो भी नहीं दे पाया। तो इसलिए कमल हसन की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां जो साथ में चुनाव लड़ी थी, उसने तो बाइकाट ही कर दिया, एक भी उसके साथ नहीं गए, चाहे तमिल मनीला कांग्रेस ही हो। ये सारे लोग
फ्रस्ट्रेटेड है इस बात के लिए कि आगे चुनाव होना है और इस बार उसकी हार लगभग तय है, क्योंकि जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो नैरेटिव क्या है? तमिल के साथ अन्याय हो रहा है, तमिलनाडु के साथ अन्याय हो रहा है, साउथ के दूसरे स्टेट के साथ अन्याय हो रहा है। किस आधार पर? डिलिमिटेशन। जी, एक तरफ ये डिलिमिटेशन की बात करेगा, दूसरी तरफ क्या कहेगा? संस्कृत, तमिल, हिंदी। जैसे कमल हसन वहां बोल दिया, हिंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन से, एनईपी से, सब चीजों से तुम्हें परेशानी है। अगर डिलिमिटेशन की बात है कि सीटों की संख्या बढ़ाने और घटाने से किसी स्टेट का डेवलप होना या फिर उसे पिछड़ा रहना माना जाए, और यह माना जाए कि जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन केंद्र में सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा फंड मिलेगा, वो सबसे ज्यादा विकसित होगा, तो ये जो अवधारणा बनाने की कोशिश है उसको आंकड़ों में, तथ्यों में देखा जाना चाहिए कि क्या सबसे ज्यादा विकसित स्टेट 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश रहा या 40 सीटों वाला बिहार रहा? बिहार से ज्यादा सीटें गुजरात में है, 26 सीटों वाला गुजरात इतना डेवलप स्टेट है और केंद्र से भी सहयोग मिला, 40 सीट लेकर भी बिहार का क्या हाल है? ये सब बीमारू स्टेट बने रहे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, कितना डेवलपमेंट हो चुका था उत्तर प्रदेश का, और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, तो उन स्टेट का क्या पिछड़ापन में सबसे पहले स्थान पर रहा? वहां डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं, अपने प्रोजेक्ट वहां लॉन्च किए कि नहीं? सबसे ज्यादा है। ये जो पोर्ट के नाम पर पैसे वहां बरसते हैं, व्यापार पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ये सारे केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं और इसे भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अन्नामलई ने सीधे तौर पर कहा है इन जैसे ये हिंदी विरोधियों को कि तुम पहले पी चिदम्बरम से बात कर लो, होम मिनिस्टर था, और उसने 170 बार प्रस्ताव लाया कि हिंदी के प्रमोशन के लिए काम किया जाना चाहिए तमिलनाडु के अंदर भी, और वही सारे कांग्रेसी तुम्हारे साथ बैठकर हिंदी का विरोध कर रहे हैं कि हिंदी यहां पर नहीं लागू होना चाहिए। तो ये ऐसे लोगों की फौज है जो नफरत की राजनीति से सत्ता तक आना चाहता है, और इसके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। पहले भी तमिलनाडु में इन लोगों ने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान से अलग एक द्रविड़ प्रदेश बनाएंगे। द्रविड़ प्रदेश बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? वो अलग स्टेट भी बनाएंगे, राज्य नहीं, मतलब देश ही बना देंगे। इन लोगों को अगर आंध्र प्रदेश का आंदोलन नहीं हुआ होता और 1953 में आंध्र प्रदेश नहीं बना होता, पुट्टी श्रीरामालू अगर अनशन नहीं किए होते, तो इन लोगों ने तो पूरा बना लिया था कि साउथ इंडिया को अलग ही देश मानकर चलो, लेकिन आपस में लड़ गया। आज भी, कल भी आपस में लड़ेगा। ये तमिल वर्चस्व जो साउथ में बढ़ाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मलयालम आता है, उसके खिलाफ तेलुगु आता है, उसके खिलाफ कन्नड़ आता है। ये ऑल पार्टी तमिलनाडु की, और उसके बाद कह रहा है साउथ के सारे स्टेट वाले एक साथ आए। तो आकर दिखाओ, तेलुगु और तमिल में जितना झगड़ा चलता है उतना तो तमिल और हिंदी में नहीं होता, मलयालम और तेलुगु में जितना चलता है। तो इसलिए ये लोग हंगामा करते रहेंगे और आगे के चुनाव में स्टालिन हवा में उड़ने वाला है। हंगामा तो बिहार में भी मचा हुआ है कि सीएम किसने और किसको बनाया है। आखिर ये लड़ाई है क्या जो सीएम को लेकर छिड़ी है? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। इन लोग पता नहीं क्यों इस तरह के विवाद में जाते हैं और असली खबर जो है वो मीडिया दिखाता नहीं है। जी, असली खबर ये है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीत जाए, आज एक और विवाद शुरू हुआ कि चुनाव अगर इंडी गठबंधन जीत जाती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पे बवाल मच गया है। कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि भाई मुख्यमंत्री तो बनेगा बाद में, पहले ये तो तय कर लें कि कितनी कितनी सीटें हमें दोगे। हमें तो 70 से ज्यादा चाहिए, 70 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो इंटरनेशनल लीडर हो गए हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे बिहार में यात्रा करने वाले हैं। तो पहले हमारा हिस्सा दो, और उसके बाद जब चुनाव जीत के आएंगे तब फिर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। ये एक वरिष्ठ लीडर कांग्रेस ने कह दिया। जी, अब जब एक और सेशन चल रहा है तो मीडिया वाले सब पहुंच गए। आरजेडी का एक एमएलसी मुस्लिम दिख गया
मीडिया वाले लगा दिए उसको कैमरा कि भाई ये क्या हो रहा है, उधर बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव, बस लगे वो उसको उल्टा सीधा कांग्रेस पार्टी को बोलना। तो फिर शाम तक जो जा करके वो लोगों को बीच बचाव किया गया कि नहीं नहीं सब बेकार की बातें, ये सब फैसला जो है हायर लेवल पे होगा। कहने का मतलब ये है कि सबको मुख्यमंत्री ही बनना है, तेजस्वी को भी बनना है, पीके को भी बनना है, कांग्रेस में भी लोगों को बनना है, नीतीश बाबू को भी बनना है, बीजेपी वालों को भी बनना है। भाई पहले चुनाव लड़ लो, एक बार जीत जाए जो पार्टी, उसके बाद आप तय करोगे। दिक्कत क्या है, ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव, इन दोनों की अभी कोई इस तरह की साख बची नहीं है कि जो इनको लगता है ना कि योगी आदित्यनाथ की तरह चेहरे पर दिखा करके, मोदी की तरह चेहरे दिखा करके हम चुनाव लड़ लेंगे। ये इनकी अभी हैसियत है नहीं। जनता वहाँ तमाम पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से नाराज है। वहाँ होना है कास्ट पॉलिटिक्स, वहाँ वोट पड़ेगा जात के नाम पे, और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा ही फ्यूटाइल किस्म का डिस्कशन है। बिल्कुल, जो सीएम को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी है वो कहां जाकर थमेगी? देखिए, सीएम को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी चेहरे को लेकर है, और कंट्रोवर्सी चुनाव से पहले ये होना ही चाहिए। जिस तरीके की बातें की जा रही है, ये नीतीश कुमार बता रहे हैं तेजस्वी यादव को कि तुम्हारे पूरे परिवार की औकात क्या है। तो ये लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्या खोखला कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार आई तो हम वहां से एक जो कहा जाता है कि जमीन में अगर गड्ढा है तो पहले लेवल तक लाएंगे, उसके बाद उस पर इमारत बनाएंगे। अब समतल जमीन किसी को दी जाएगी तो उस पर जल्दी इमारत बन जाएगी। तो बिहार की दुर्दशा करा के तो लालू प्रसाद यादव ने छोड़ा। अभी जो काम हुआ है उस पर तुम कहते हो कि कोई काम ही नहीं हुआ, ये निठल्ले लोग हैं, नकारे लोग हैं। तो अपने बाप से जाकर पूछो। नीतीश कुमार ने ये जो तेजस्वी यादव को चैलेंज किया, ये बिहार में फिर से वही जंगल राज वाली बात को दोहराना है कि 2005 से पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया था। और ये जरूरी है, बिहार की हर पीढ़ी को इस बात की जरूरत है कि ये राजद का, तेजस्वी का, लालू का नेचर चेंज नहीं हुआ है। ये सिर्फ वही है रंगा सियार वाले स्थिति में कि अभी देख रहे हैं कि मौका है। तो उस समय ये भेड़ भेड़िए की कहानी हरिशंकर प्रसाद की थी कि मुंह में लेकर चल गया तिनका कि हम शिकार करने के लायक नहीं हैं तो हम संत बन गए हैं। जब शिकार की स्थिति पैदा हुई तो तिनका फेंका, शिकार करने के लिए भेड़ का चला गया। वही स्थिति है, इसके पास सत्ता नहीं है तो ये शांत बैठा हुआ है, बात कर रहा है ऐसे जैसे कि ये धर्मात्मा बन गए हैं। जैसे ही इसके हाथों में सत्ता आ जाए फिर से बिहार में वही गुंडा राज पैदा होगा। इसलिए नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब जब बैकफुट पर आया तो बोलने लगा नहीं नहीं 2 बार हम आपको मुख्यमंत्री बनाए। भाई तुमको नीतीश कुमार की गलती के कारण तुम 2 बार डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी सीएम थे, पलटी मारने के बाद भी तुम्हारे साथ सीएम रहे। इसीलिए पहले वो सीएम थे और बाद में भी सीएम रहे, लेकिन उनके जाने के बाद न तुम डिप्टी सीएम रहे न मिनिस्टर रहे। तो इसलिए तुमको वो बनाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी धोखेबाजी की, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किए होते तो इनको पलटी मार नहीं कहा जाता, इनके ऊपर अविश्वास का ठप्पा नहीं लगता जैसा प्रशांत किशोर जैसा लोग लगा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहा है मोदी अमित शाह ये कह दे कि 5 साल तक ये सीएम रहेंगे। भाई ये तो कह दे कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, 5 साल तक सीएम रहेंगे। ये तुम जानते हो, ये कोई बता सकता है? नीतीश कुमार बीच में, नीतीश कुमार की मौत हो जाती है तो क्या 5 साल तक सीएम रहने के रिटर्न में लिख के देगा? जो स्थितियां हैं बिहार के अंदर, उसमें सबसे बुरी स्थिति में प्रशांत किशोर है, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है कि बहुत बड़े स्टडीज थे और बिहार में जाकर राजनीति में जैसे ही आए वैसे ही टाय फीस हो गए। इसलिए अनाप शनाप तो सबसे ज्यादा ये प्रशांत किशोर बोल रहा है और रिजल्ट सामने है, क्योंकि वो ये तो बता रहा है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि वहां सरकार एनडीए की बनेगी,
बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, तेजस्वी यादव का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आगे कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, इसके लिए वो दावे पर दावे कर रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दक्षिण में विपक्ष की हालत काफी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। शायद यही वजह है कि अब वो परिसीमन पर प्रस्ताव लाकर मोदी सरकार को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की राह भी आसान नहीं रहने वाली है। सीएम बनाने पर छिड़ी लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।